So friends, now let's continue our what to study in IT and DV part 2 lecture. Welcome to you all. So today we will continue जहाँ तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था उसके आगे हम लोग जारी रखेंगे अपने डिस्कशन को. सो लेट्स टॉक अबाउट डेटा माइनिंग. डेटा माइनिंग बेसिकली क्या होता है? एक टेक्नोलॉजी होता है जिसके थ्रू हम लोग हिडन रिलेशनशिप पैटर्न मॉडल किसी डेटा के अंदर उसको हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या करता है कि हमें फ्यूचर ट्रेंड को प्रेडिक्ट करता है, फ्यूचर बिहेवियर को प्रेडिक्ट करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है प्रोएक्टिव नॉलेज बेस्ड डिसीजन के माध्यम से. यदि हम डेटा माइनिंग के कोर कंपोनेंट की बात करें तो एल्गोरिथमिक अप्रोच होता है बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. यदि इसके 5 मेजर अप्रोचेज होते हैं अल्ट्रा डेटा माइनिंग के. पहला होता है एसोसिएशन, यानी कि एक सिंगल इवेंट में जो ऑकरेंस हुआ है उसको आप लिंक करेंगे. इसके थ्रू आप बाइंग पैटर्न, इन्वेंट्री एडजस्ट, मॉडिफाई लेआउट और प्रमोशन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तो पहला क्या आता है? हमारा एसोसिएशन आता है. दूसरा आता है हमारा सीक्वेंस. सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि आप इवेंट को लिंक कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. फिर आता है क्लासिफिकेशन, यानी पैटर्न को रिकॉग्नाइज कीजिए ताकि ग्रुप मेंबरशिप को डिस्क्राइब कर सकें. पास्ट क्लासिफाइड डेटा से सीखिए, जैसे मान लीजिए क्रेडिट कार्ड प्रपोजल का इवैल्यूएशन होता है. फिर आता है हमारा क्लस्टर. क्लस्टर का मतलब क्या होता है कि डेटा के अंदर ग्रुपिंग को डिस्कवर करना बेस्ड ऑन कॉमन फीचर और एट्रीब्यूट. जैसे आप डेमोग्राफिक डेटा को क्लासीफाई करेंगे पॉपुलेशन सेगमेंट में. फिर एक आता है फोरकास्टिंग, यानी फ्यूचर डेटा को प्रेडिक्ट करना बेस्ड ऑन फ्यूचर ट्रेंड को प्रेडिक्ट करना बेस्ड ऑन डेटा. तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो कि हमें कवर करने हैं. चलिए एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा माइनिंग. डेटा माइनिंग टेक्नोलॉजी होता है कि हम हिडन रिलेशनशिप पैटर्न को डिस्कवर करें. 5 मेन अप्रोच मैंने आपको बताया. एसोसिएशन, ठीक है, फिर हमने बताया सीक्वेंस, क्लासिफिकेशन, क्लस्टर और फोरकास्टिंग. पहला सवाल है विच डेटा माइनिंग अप्रोच लिंक ऑकरेंस विद इन अ सिंगल इवेंट. एक सिंगल इवेंट में कौन सा डेटा माइनिंग अप्रोच होता है जो कि ऑकरेंस को लिंक करता है? तो देखिए सीक्वेंस तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवेंट को लिंक करता है, और एसोसिएशन क्या करता है कि ऑकरेंस को सिंगल इवेंट में लिंक करता है. तो 2 वर्ड याद रखिएगा कि जब भी हमारा सिंगल इवेंट के ऑकरेंस को लिंक करना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन. ठीक है, और जब भी मल्टीपल इवेंट हो और उनके ऑकरेंस को लिंक करना हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको बोलते हैं हम लोग सीक्वेंस. तो सीक्वेंस क्या करता है कि मल्टीपल इवेंट में प्रोसेस को लिंक करता है, ये याद रखिएगा. तो सवाल ये है आपसे कि विच डेटा माइनिंग प्रोसेस अप्रोच लिंक ऑकरेंस विद इन अ सिंगल इवेंट. सिंगल इवेंट के अंदर कौन लिंक करता है? तो सही जवाब है इसका एसोसिएशन. व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि हम पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं ताकि ग्रुप के मेंबरशिप को डिस्क्राइब कर सकें. पास्ट क्लासिफाइड डेटा से समझते हैं. ठीक है, ये होता है हमारा क्लासिफिकेशन. तो जरा ऑप्शन को देखते हैं. लिंकिंग डेटा, लिंकिंग इवेंट ओवर द टाइम. देखिए लिंकिंग इवेंट ओवर द टाइम जो होता है ये हमारे किस में होता है? दिस इज कम्स अंडर सीक्वेंस. डिस्कवरिंग ग्रुप विद इन द डेटा. डिस्कवरिंग ग्रुप विद इन द डेटा ये जो होता है हमारा होता है क्लस्टर के अंदर. देखिए लिखा है ना कि ग्रुप, एक डेटा के अंदर जितने ग्रुप होते हैं उसे क्लस्टरिंग कहते हैं. रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न टू डिस्क्राइब ग्रुप मेंबरशिप, ये करेक्ट है. इसे ही हम लोग क्लास बोलते हैं, इसे ही हम लोग क्लासिफिकेशन बोलते हैं. राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है. दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. तो बेसिकली अभी हमने क्या देखा कि डेटा माइनिंग में जो डेटा माइनिंग का जो प्राइमरी गोल है उसमें मैंने आपको 3-4 पॉइंट समझाया है अभी. राइट, पहला पॉइंट आपको क्या बताया कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये एसोसिएशन, फिर मैंने आपको समझाया कि सीक्वेंस, क्लस्टरिंग, फोरकास्टिंग. अब देखिए ये तो हमने समझ लिया कि प्राइमरी गोल क्या है क्लासिफिकेशन का. लिंकिंग इवेंट ओवर टाइम, डिस्कवरिंग ग्रुपिंग विद इन डेटा, और रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न टू डिस्क्राइब ग्रुप मेंबरशिप. ये हमारा क्लासिफिकेशन का मेन गोल है. ठीक है, एसोसिएशन में क्या करते हैं? ओवर द टाइम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग डेटा को ये ऑकरेंस को लिंक करते हैं. और यदि हम सीक्वेंस की बात करें तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इवेंट को लिंक करते हैं. क्लासिफिकेशन में क्या बताया कि पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं, और क्लस्टर में क्या बताया कि डेटा के अंदर ग्रुपिंग को डिस्कवर करते हैं. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं, और यहाँ पे हम लोग पेज नंबर 380 में आते हैं, और हम लोग देखते हैं कि डेटा रिकवरी स्ट्रेटजीज के क्या क्या टाइप्स होते हैं. पहला होता है हमारा कोल्ड साइट रेप्लिकेशन. तो इसका रिकवरी टाइम 5 से 7 दिन का होता है. तो मीडियम साइज बैंक ये इसका एग्जाम्पल है. तो इसमें ये लोएस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन है. डेटा को रिस्टोर किया जाता है टेप से. हार्डवेयर ऑप्शनल होता है. नो डेटा रेप्लिकेशन भाया कम्युनिकेशन लाइन. कम्युनिकेशन लाइन के माध्यम से कोई डेटा का रेप्लिकेशन नहीं होता है. दिस इज कॉल्ड कोल्ड साइट रेप्लिकेशन. एक होता है वार्म साइट रेप्लिकेशन. इसका रिकवरी टाइम 1 to 24 आवर्स होता है. मीडियम कॉस्ट सॉल्यूशन होता है. फास्टर रेस्टोरेशन होता है. हार्डवेयर को परचेज करना पड़ेगा या लीज पे लेना पड़ेगा, और डेटा सिंक्रोनाइजेशन होता है ओवर कम्युनिकेशन लाइन. तो ये सभी की पॉइंट्स हैं आप में हमारे डेटा रिकवरी स्ट्रेटजीज के. मैं आपको फिर से रिकॉल करा दूं मेन पॉइंट. पहला होता है हमारा कोल्ड साइट एप्लीकेशन, फिर आता है वार्म साइट एप्लीकेशन. कोल्ड साइट का 5 से 7 दिन का रेप्लिकेशन टाइम, और वार्म साइट का 1 से 24 घंटा का रिकवरी टाइम. ठीक है, उसके बाद
कोल्ड साइड में क्या होता है कि लोएस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन होता है, वार्म साइड में मीडियम कॉस्ट सॉल्यूशन होता है। कोल्ड साइड में डेटा को रिस्टोर किया जाता है टेप से, लेकिन वार्म साइड में फास्टर रिस्टोरेशन होता है। कोल्ड साइड एप्लीकेशन में हार्डवेयर ऑप्शनल होता है, लेकिन वार्म साइड वाले में आपको हार्डवेयर परचेज करना पड़ेगा या लीज पे लेना पड़ेगा। कोल्ड साइड में कोई डेटा रेप्लिकेशन नहीं होता है कम्युनिकेशन लाइन से, हाँ वार्म साइड में डेटा सिंक्रोनाइजेशन होता है कम्युनिकेशन लाइन पे। तो ये चीज़ें याद रखेंगे, कोल्ड साइड वार्म साइड में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइप होता है हमारा डिजास्टर रिकवरी स्टेज का। फिर एक होता है हॉट साइड, देखिए कोल्ड बताया, एक हॉट साइड। कोल्ड मतलब कि ज़्यादा समय लगेगा रिकवरी टाइम, वार्म साइड में रिकवरी टाइम ज़्यादा लगता है, कोल्ड में रिकवरी टाइम कम होता है। ठीक है, तो एक देखिए एक कोल्ड है, एक वार्म है, एक हॉट है। हॉट में तो समझिए कि सेकंड से 10 मिनट का रिकवरी टाइम होता है, बहुत कम समय मिलता है। ठीक है, और फिर कॉस्ट हायर कॉस्ट सॉल्यूशन। तो इसमें देख एक चीज़ देखिए ना, कोल्ड से जैसे आप वार्म में आए तो कॉस्ट बढ़ गया, फिर वार्म से हॉट में जाएगा तो और कॉस्ट बढ़ जाएगा। फिर डेटा को रिस्टोर किया जाता है टेप से, यहाँ फास्टर रिस्टोरेशन था, यहाँ पे रिस्टोरेशन तुरंत होता है। ठीक है, और हार्डवेयर को हमें परचेज करना, कोल्ड में हमने क्या देखा था कि हार्डवेयर ऑप्शनल होता है, वार्म में क्या देखा कि हार्डवेयर को परचेज करना पड़ेगा, लीज करना पड़ेगा, और हॉट में क्या है कि हार्डवेयर को तो परचेज करना ही करना है। फिर मैंने आपको बताया कोल्ड साइड में कि कोई डेटा रेप्लिकेशन नहीं होता है, वार्म साइड में डेटा का सिंक्रोनाइजेशन होता है, लेकिन हॉट साइड में फुल्ली रिडंडेंट और मिरर्ड इन्वायरमेंट होता है। तो ये तीनों में डिफरेंस याद रखिएगा, ये तीन हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है, ऑल दिस थ्री आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर ये रिकवरी स्ट्रेटजीज, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें एक पॉइंट और समझिए कि जो हमारा डीआर प्लान होता है, डिजास्टर रिकवरी प्लान होता है, इसका टेस्टिंग और मेंटेनेंस की बात करें तो पहला होता है रीड थ्रू टेस्ट, यानी डीआर प्लान के कॉपीज़ को रिव्यू कीजिए बाय द डीआरटी मेंबर। देखिए जो हमारे डिजास्टर रिकवरी मेंबर होते हैं ना, डिजास्टर रिकवरी के जो टीम मेंबर होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो डीआर प्लान के कॉपीज़ है उसे रिव्यू करते हैं। फिर क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू टेस्ट, मतलब क्या होता है कि वो रोल प्ले करते हैं अगेंस्ट अ सिनेरियो बाय डीआरटी मेंबर। डीआरटी मेंबर के द्वारा एक रोल प्ले किया जाता है अगेंस्ट अ सिनेरियो। फिर एक आता है हमारा सिमुलेशन टेस्ट, यानी अप्रोप्रिएट रिस्पांस डेवलप किया जाता है डीआरटी मेंबर, डिजास्टर रिकवरी टीम मेंबर के द्वारा। तो दिस इज हाउ टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ डीआर प्लान इज डन। फर्स्ट इज रीड थ्रू टेस्ट, यानी हम डीआर कोई के प्लान की कॉपीज़ को रिव्यू करेंगे। फिर स्ट्रक्चर्ड वॉक होगा थ्रू टेस्ट, फिर हमारा सिमुलेशन टेस्ट आएगा, फिर पैरेलल टेस्ट आएगा। प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पहला सवाल है कौन सा डिजास्टर रिकवरी स्ट्रेटजी इसका लॉन्गेस्ट रिकवरी टाइम होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कोल्ड वाले का सबसे लॉन्गेस्ट रिकवरी टाइम होता है। और जैसे जैसे हॉट वार्म में आइएगा तो और रिकवरी टाइम घटता जाता है। विच टाइप ऑफ डिजास्टर रिकवरी स्ट्रेटजी इन्वॉल्व फुल्ली रिडंडेंट एंड मिरर्ड इन्वायरमेंट। तो अभी मैंने आपको बताया था कि फुल्ली रिडंडेंट और मिरर इन्वायरमेंट होता है हमारे हॉट साइड रेप्लिकेशन में। ठीक है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर वॉक थ्रू टेस्ट इन डिजास्टर रिकवरी प्लान टेस्टिंग। स्ट्रक्चर वॉक थ्रू टेस्ट क्या होता है, आई थिंक वी आर टॉक्ड अबाउट इट। बेसिकली रोल प्ले अगेंस्ट अ सिनेरियो बाय डीआरटी, यानी कि कोई सिनेरियो है उसके अगेंस्ट क्या रोल उन्होंने डीआरटी मेंबर ने प्ले किया, ये होता है हमारा स्ट्रक्चर वॉक थ्रू टेस्ट। एक होता है रीड थ्रू टेस्ट, एक होता है वॉक थ्रू टेस्ट, एक होता है सिमुलेशन टेस्ट। ठीक है, तो ये तीन तरह के टेस्ट होते हैं। पेज नंबर 411 में आइए और यहाँ पे आप आरपीएफ प्रोसेस पढ़िए। आरपीएफ प्रोसेस पे बेसिकली एक चैप्टर ही है, तो मैं आपको मेन पॉइंट समझा देता हूँ। बेसिकली कहता है कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ये की माना जाता है आरपीएफ में। ठीक है, और फिर दोस्तों आरएफपी, सॉरी नॉट आरपीएफ नॉट आरएफपी, तो ये स्कोप ऑफ वर्क से स्टार्ट होता है, एसओडब्ल्यू स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है या स्पेसिफिकेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, किसे सबमिट किया जाता है, परचेजिंग ऑफिस को सबमिट किया जाता है, जो कि एक कंप्लीट रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। आरएफपी का फुल फॉर्म क्या होता है, आरएफपी का फुल फॉर्म होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। तो सबसे पहले क्या हुआ कि स्टार्ट होता है स्कोप ऑफ वर्क से, स्टेटमेंट से, और प्रपोजल इज इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, और सबमिट किया जाता है परचेजिंग ऑफिस को, जो कि कंप्लीट रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को डेवलप करता है। आरएफपी के अंदर कुछ क्लॉजेज होते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज, स्पेशल क्लॉज, इंस्ट्रक्शन एंड टेक्निकल एग्जिबिट और अटैचमेंट, तो ये सभी आरएफपी के अंदर होते हैं, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि इसके अंदर स्पेसिफिक डेट और टाइम डेडलाइन होता है प्रपोजल रिसीट का, और इसके अंदर मैंडेटरी प्री प्रपोजल मीटिंग भी होता है। वेंडर सवाल पूछता है, ऑर्गेनाइजेशन एजेंडा इशू करता है यदि जरूरत पड़े तो, और प्रपोजल इवैल्यूएट किया जाएगा अगेंस्ट द क्राइटेरिया। आरएफपी में जो भी क्राइटेरिया रहेगा उसके अगेंस्ट प्रपोजल को इवैल्यूएट किया जाएगा, और परचेजिंग डिपार्टमेंट जो है अवार्डेड फर्म को सेलेक्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो सबसे पहला है कि सबमिट जो हमारा प्रपोजल्स है जो हमने बनाया है उसको सबमिट करते हैं
परचेजिंग ऑफिसर को, जो कि आरएफपी क्रिएट करेगा। तो परचेजिंग ऑफिसर काम है आरएफपी क्रिएट करना। इसके अंदर स्टैंडर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज, स्पेशल क्लॉज, इंस्ट्रक्शन सब कुछ रहेगा। इसके अंदर स्पेसिफिक डेट रहेगा, टाइम डेडलाइन रहेगा प्रपोजल रिसीट का। फिर वेंडर क्वेश्चन पूछेगा, ऑर्गेनाइजेशन एजेंडा इशू करेगा। फिर कह रहा है कि प्रपोजल इवैल्यूएटेड अगेंस्ट क्राइटेरिया, जो भी आरएफपी में क्राइटेरिया है उसके अगेंस्ट प्रपोजल को इवैल्यूएट किया जाएगा। परचेजिंग डिपार्टमेंट जो है वो अवार्ड सेलेक्ट अवार्डेड फर्म, परचेज ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस्ड आफ्टर अप्रूवल, फॉर्मल आरएफपी नॉट रिक्वायर्ड फॉर जस्टिफाइड सिंगल सोर्स परचेज और सर्विस परचेज ऑर्डर अंडर बिड लिमिट। सिचुएशन में क्या कहा गया है, आरएफपी अंदर सिचुएशन रिक्वायरिंग आरएफपी इंक्लूड स्पेशलाइज्ड रिसर्च, कस्टम इक्विपमेंट, सर्विंग एक्सीडिंग बिड लिमिट। अब एक होता है हमारा प्री प्रपोजल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, पीपीसी बोलते हैं इसको। इसकी हमेशा रिकमेंडेड होता है लेकिन हमेशा रिक्वायर्ड नहीं होता, इट इज़ रिकमेंडेड बट नॉट रिक्वायर्ड। इसके अंदर इंश्योर किया जाता है कि सारे वेंडर जो है सेम इन्फॉर्मेशन रिसीव करें, ऑल वेंडर सेम इन्फॉर्मेशन, यानी सारे वेंडर जो है सेम इन्फॉर्मेशन रिसीव करें हमारे प्री प्रपोजल कॉन्फ्रेंस के अंदर। ये परचेजिंग ऑफिसर के द्वारा लीड किया जाता है। डिपार्टमेंट आंसर करे टेक्निकल क्वेश्चन को। ओरल डिस्कशन बाइंडिंग नहीं होगा जब तक डॉक्यूमेंट को रिटन एडेंडम में नहीं डाला जाएगा। साइट विजिट में फॉलो प्री प्रपोजल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये प्री प्रपोजल कॉन्फ्रेंस होता है। तो ये रिकमेंडेड है लेकिन हमेशा रिक्वायर्ड नहीं होता। ये इंश्योर करता है कि सारे वेंडर को सेम इन्फॉर्मेशन मिले। परचेजिंग ऑफिसर के द्वारा ये कॉन्फ्रेंस लीड किया जाता है। डिपार्टमेंट टेक्निकल क्वेश्चन का जवाब देंगे। ओरल डिस्कशन बाइंडिंग तब तक नहीं होगा जब तक डॉक्यूमेंट नहीं किया जाए रिटन एडेंडम में। अभी मैंने आपको एसओडब्ल्यू बताया था, एसओडब्ल्यू हमारे हर्ट होता है आरएफपी का। ये क्लियर होगा, कंप्लीट होगा, लॉजिकल होगा। ये बहुत क्रिटिकल है सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट के लिए और वेंडर परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए, यानी वीपीएम वेंडर परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए एसओडब्ल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएफपी को कंसाइज होगा, क्लियर होगा, डॉक्यूमेंट को नंबर्ड सेक्शन में स्ट्रक्चर किया जाएगा क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी के लिए। डिपार्टमेंट परचेजिंग ऑफिस को भी कंसल्ट करेंगे वेल इन एडवांस। क्या क्या कंटेंट हमें आरएफपी में डालना है, तो पहले हमें डालना है इंट्रोडक्शन और जनरल इन्फॉर्मेशन, फिर टास्क डिस्क्रिप्शन, फिर कंस्ट्रेंट ऑन द कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर पर्सनल नंबर, ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशल कंडीशन, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, मेजर डोमेन जो कि आउटसोर्स किया जाता है सीबीएस एनवायरनमेंट में, हार्डवर्क, नेटवर्क, डेटाबेस, एप्लीकेशन, हेल्प डेस्क, कॉल सेंटर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, आउटसोर्स की जाती हैं, ये सभी डोमेन होती हैं आउटसोर्सिंग के। पहला सवाल है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द आरएफपी प्रोसेस। आरएफपी प्रोसेस पहला स्टेप क्या होता है कि प्रपोजल इवैल्यूएशन, फिर दूसरा स्टेप क्या कर रहा है कि प्री प्रपोजल मीटिंग, तीसरा स्टेप क्या कर रहा है दोस्तों, डेवलपिंग द एसओडब्ल्यू। यस, एसओडब्ल्यू डेवलप करना ये पहला स्टेप होता है, राइट, प्लीज रिमेंबर इट। डेवलपिंग एसओडब्ल्यू इज द फर्स्ट स्टेप। इट बिगिन विद द स्कोप ऑफ वर्क, लिखा गया है ना, एसओडब्ल्यू डेवलप करना। फिर कह रहा है कि विच डॉक्यूमेंट इज द हार्ट ऑफ द आरएफपी। आरएफपी का हार्ट कौन माना जाता है, प्रपोजल इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, एसओडब्ल्यू, प्री परचेज ऑर्डर, प्री प्रपोजल मीटिंग नोट्स। बताइए किसको बोलते हैं आरएफपी का हार्ट। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एसओडब्ल्यू को ही हार्ट ऑफ आरएफपी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ओरल डिस्कशन के बारे में प्री प्रपोजल कॉन्फ्रेंस में। तो ओरल डिस्कशन जो हमारा प्री प्रपोजल कॉन्फ्रेंस में होता है, यहाँ देखिए लिखा गया ना, तो वो बाइंडिंग नहीं होगा जब तक डॉक्यूमेंट किया जाए रिटन एडेंडम में। तो सवाल है कि दे आर बाइंडिंग एंड कैन बी रिलाइड अपॉन, नहीं, दे आर नॉट बाइंडिंग अनलेस डॉक्यूमेंटेड इन रिटन एडेंडम, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, वो सही है। चलिए पेज नंबर 21 की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक रुपे कार्ड नेटवर्क के बारे में बताया जा रहा है। तो ये पिन बेस्ड होता है rather देन सिग्नेचर बेस्ड। तो रुपे कार्ड वाला क्या होता है, पिन बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो रुपे कार्ड होता है वो हमारा पिन बेस्ड होता है, ना कि वो सिग्नेचर बेस्ड होता है। और दूसरा बात है एनसीएमसी, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। याद रखिए एनसीएमसी को नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड बोलते हैं, मेट्रो ट्रेन और बसेस सर्विसेज के लिए होता है। एनसीएमसी डेबिट कार्ड रुपे प्लेटफॉर्म में होता है, रिटेल ऑफलाइन ट्रांजेक्शन के लिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। 2020 में रुपे ने भारत का जो कार्ड मार्केट शेयर उसका 60% कैप्चर किया, जो कि 2017 से 15% ज़्यादा है। सोचिए 60% कैप्चर कर लिया है। एनसीएमसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। दोस्तों ये जो कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं WTS यानी व्हाट टू स्टडी, दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर कैप्सूल कोर्स। कैप्सूल कोर्स में आपको WTS के अलावा आपको क्विजेज मिलते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको 2000 प्लस MCQs प्रोवाइड किया जाता है। फिर आपको क्विक रिवीजन मॉड्यूल वाइज और साथ ही साथ बुलेट पॉइंट्स का PDF मिलता है। एवरीथिंग यू गेट ऑल दिस थिंग इन अंडर द कैप्सूल कोर्स। फॉर मोर डिटेल यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर और इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन यू कैन चेक द कोर्स लिंक। चलिए तो NCMC समझ में आ गया ना, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड बोलते हैं, इसी सवाल बनता है। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या होता था, हाई स्पीड वैक्यूम ट्यूब स्विचिंग डिवाइस होता था। इसका मेमोरी बहुत कम था, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत स्लो था। और ये कंसेप्ट इसका जो स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट था वो प्रोफेसर जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, ट्रांजिस्टर आया, ये ज़्यादा रिलायबल है और ट्यूब से ज़्यादा फास्टर है। इसके अंदर मैग्नेटिक कोर स्टोरेज होता है, मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज डेवलप किया गया। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ आया, जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर्ट्रैन आया, कोबोल आया। तो ये सभी
ये सभी हमारे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आते हैं, याद रखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है इसे। ओके, तो ये सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। फिर आता है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में जर्मेनियम ट्रांजिस्टर को सिलिकॉन ट्रांजिस्टर से रिप्लेस किया गया। अब यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो जर्मेनियम का है, इसको किससे रिप्लेस कर दिया गया, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दिया गया। दैट्स द पॉइंट, राइट। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर से हमने जर्मेनियम ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है कि यहाँ पे आईसीज का यूज हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ। हमें स्मॉल स्केल से मीडियम स्केल में ट्रांजिशन लिए। यहाँ पे सेमीकंडक्टर मेमोरीज का इंट्रोडक्शन हुआ, मेमोरी साइज बढ़ा हमारा, तो ये हमारा थर्ड जनरेशन में आता है। फोर्थ जनरेशन में क्या आता है कि माइक्रो प्रोसेसर चिप आया और VLSI आया। VLSI क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ पे पावरफुल पर्सनल कंप्यूटर PCs का डेवलपमेंट हुआ और यहाँ पे GUI आया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया, माउस आया, हैंडहेल्ड डिवाइस आया। फिफ्थ जनरेशन में ULSI आया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स आया। इसके अंदर इंटेलिजेंट प्रोग्रामिंग और नॉलेज बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक लाया गया और इसके अंदर ह्यूमन मशीन इंटरफेस लाया गया, AI का यूज़ किया गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज़ किया गया। फिर फीचर सिक्स जनरेशन में क्या आ सकता है, इसे क्वांटम कंप्यूटिंग बोलते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग। तो ये जनरेशन याद रहेगा ना। फिर से मैं की पॉइंट बता दूं, फर्स्ट जनरेशन में हाई स्पीड वैक्यूम नेटवर्क, प्रोफेसर जॉन वॉन न्यूमैन, 2 वर्ड याद रखिए फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में क्या बताया आपको कि ट्रांजिस्टर, फॉरट्रैन कोबाल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैग्नेटिक कोल्ड स्टोरेज, डिस्क स्टोरेज। थर्ड जनरेशन में क्या बताया, आईसीज का यूज, ठीक है, स्मॉल स्केल टू मीडियम स्केल ट्रांजिशन। और फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ कि माइक्रो प्रोसेसर चिप और VLSI का इमरजेंस आया। और उसके बाद दोस्तों PCs, पावरफुल PCs, पर्सनल कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ। फिफ्थ जनरेशन में ULSI आया और फीचर सिक्स जनरेशन में क्वांटम कंप्यूटिंग आया। पहला सवाल, व्हाट प्लेटफॉर्म इज द NCMC डेबिट कार्ड इशूड ऑन फॉर रिटेल ऑफलाइन ट्रांजेक्शन। रिटेल ऑफलाइन ट्रांजेक्शन के लिए NCMC डेबिट कार्ड को किस प्लेटफॉर्म के लिए इशू किया जाता है, वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे और अमेरिकन एक्सप्रेस पे। सही जवाब है इसका रुपे। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो हमारा NCMC डेबिट कार्ड होता है इसको रुपे प्लेटफॉर्म पर यूज़ किया जाता है। फुल फॉर्म में आप याद रखिएगा, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। Who introduced the concept of stored program in the first generation computer? तो स्टोर प्रोग्राम का कंसेप्ट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, एलन ट्यूरिंग, जॉन वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज और स्टीव जॉब्स। सही जवाब है जॉन वॉन न्यूमैन। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वे डेवलप ड्यूरिंग द सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन के अंदर कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुआ, फॉरट्रैन और कोबाल, ठीक है। तो ये जनरेशन ये डेवलप हुआ। फिर कहता है कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में आता है। इंटरनेट का डेवलपमेंट, ULSI चिप, यस ULSI चिप का यूज होने लगा, राइट। फिफ्थ जनरेशन में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है कि फिफ्थ जनरेशन में मतलब ULSI चिप हुआ था और VLSI हुआ था फोर्थ जनरेशन में। फिर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर हुआ था थर्ड जनरेशन में, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे आप। फिर है सवाल कि ये तो हमने देख लिया। पेज नंबर 133 में आ जाइए और यहाँ पे आप RDBMS पढ़ के जाइए। क्या है, RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर कुछ एजम्पशन होते हैं डेटा रिलेशन के रिगार्डिंग, एक्सट्रैक्शन मेथड के रिगार्डिंग। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इट रिक्वायर्ड फ्री एजम्पशन अबाउट डेटा रिलेशन और एक्सट्रैक्शन मेथड। मतलब डेटा का जो रिलेशन है, एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ एजम्पशन होता है इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए, सिंगल डेटाबेस को स्प्रेड कर सकते हैं बहुत सारे टेबल में, अनलाइक फ्लैट फाइल डेटाबेस। फिर इसके अंदर कलेक्शन होता है यूनिकली नेम टेबल का विथ यूनिकली नेम कॉलम, एट्रीब्यूट जिसको बोलते हैं। तो रिलेशन डेटाबेस में क्या होता है कि सबसे पहले टेबल्स आप देखेंगे, यू विल सी यूनिकली नेम टेबल और प्रत्येक टेबल का यूनिकली नेम कॉलम होगा, ठीक है। और जो रो होगा टेबल में वो रिप्रेजेंट करेगा वैल्यूज़ के बीच के रिलेशनशिप को। तो रो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है और प्रत्येक एट्रीब्यूट का अपना परमिटेड वैल्यू होगा, इसको डोमेन बोलते हैं। एट्रीब्यूट का नल वैल्यू भी हो सकता है। प्रत्येक टेबल का एक की होगा, एक होता है सुपर की, एक होता है कैंडिडेट की। सुपर की क्या होता है, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट का सेट जो कि यूनिकली एक रो को आइडेंटिफाई करता है। कैंडिडेट की क्या होता है, सुपर की का प्रॉपर सबसेट जो कि यूनिटली आइडेंटिफाई होता है आइडेंटिटी के रूप में। प्राइमरी की में क्या है, पीके। तो बेसिकली ये जो है डिजाइनर के द्वारा की सेलेक्ट किया जाता है, इसमें नल वैल्यू नहीं हो सकता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की। सुपर की के बारे में फिर से रिकॉल कीजिए, सुपर की वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो। कैंडिडेट की प्रॉपर सबसेट ऑफ सुपर की दैट यूनिकली आइडेंटिफाइड आइडेंटिटी। प्राइमरी की सेलेक्टेड बाय की, सेलेक्टेड की बाय डिजाइनर कैन नॉट हैव नल वैल्यू। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय हो गया, टेबल एम्प्लॉय एट्रीब्यूट है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय ज्वाइन डेट, डिपार्टमेंट नंबर। तो ये हमारा एक टेबल हो गया। फिर एक आता है फॉरेन की, दूसरे टेबल का की होता है डिपार्टमेंट नंबर इन एम्प्लॉय टेबल इज अ प्राइमरी की इन द डिपार्टमेंट टेबल एंड इन अ फॉरेन की एम्प्लॉय टेबल। देखिए सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि आप डिपार्टमेंट नंबर लिख रहे हैं एम्प्लॉय टेबल का, तो प्राइमरी की माना जाएगा डिपार्टमेंट टेबल में, लेकिन एम्प्लॉय के टेबल में ये तो फॉरेन की माना जाएगा ना। तो वही चीज़ हो सकता है, एक ही की एक डिपार्टमेंट के लिए प्राइमरी हो सकता है, दूसरे के लिए सेकेंडरी हो सकता है। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक टेबल का अपना अपना की होता है।
सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, सेकेंडरी की। पहला सवाल, व्हाट इज द प्राइमरी की इन आरडीबीएमएस? एन एट्रीब्यूट दैट कैन हैव नल वैल्यू, अ की दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो एंड कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू। हाँ ये सही है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि प्राइमरी की एक ऐसा की होता है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई होता है रो के द्वारा, इसका अपना वैल्यू नहीं होता है। व्हाट इज द फॉरेन की इन आरडीबीएमएस? फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की क्या होता है दोस्तों? सिंपल सी बात है, की इन अदर टेबल, जैसे डिपार्टमेंट नंबर इन एम्प्लॉय टेबल इज प्राइमरी की इन डिपार्टमेंट टेबल। तो ऑप्शन कर रहा है की दैट कंटेन नल वैल्यू, और प्राइमरी की इन अदर टेबल रेफर टू द करंट टेबल। ऑप्शन भी सही है। अब देखिए एक लॉजिक बॉम्ब के बारे में बताया जा रहा है। लॉजिक बॉम्ब क्या होता है? बेसिकली एक कोड का पीस होता है जो कि स्पेसिफिक इवेंट के द्वारा ट्रिगर किया जाता है। सिंपल सी बात है, इट इज़ अ पीस ऑफ कोड ट्रिगर्ड बाय स्पेसिफिक इवेंट, यानी कोई स्पेसिफिक इवेंट जो कोड के पीस को ट्रिगर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिक बॉम्ब। ठीक है, तो लॉजिक बॉम्ब समझ में आया? इट इज़ अ पीस ऑफ कोड ट्रिगर्ड बाय स्पेसिफिक इवेंट। अब प्रोग्राम जो है नॉर्मली बिहेव करेगा जब तक कोई सर्टेन इवेंट हो ना जाए। जैसे ट्रिगर का मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे कि डिस्क यूटिलाइजेशन रीचिंग अ सर्टेन परसेंटेज, लार्ज नंबर ऑफ यूजर, डैमेज को आप मैक्सिमाइज कर रहे हैं, राइट, व्हेन कंडीशन आर मेट, ये लॉजिक बॉम्ब होता है। तो कोड का पीसेस स्पेसिफिक इवेंट के द्वारा जो ट्रिगर होता है उसको हम लोग लॉजिक बॉम्ब बोलते हैं। प्रोग्राम नॉर्मली बिहेव करेगा जब तक कोई इवेंट ना हो जाए। ट्रिगर का एग्जांपल आप देख सकते हैं, डिस्क यूटिलाइजेशन रीचिंग, मान लीजिए आपने डिस्क के सर्टेन परसेंटेज को यूटिलाइज कर लिया, लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स हैं, फिर मैक्सिमाइज, ये डैमेज तब मैक्सिमाइज हो जाता है जब कंडीशन मेट होता है। एक होता है रूट किट। रूट किट क्या होता है? मैलवेयर जो कि रूट एक्सेस गेन करेगा, इसने सिस्टम एग्जीक्यूटेबल्स को रिप्लेस किया। और एक होता है हमारा नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन प्रपोज किया गया था एडगार कॉर्ड के द्वारा। तो ये थ्योरी एक्सटेंड किया जाता है बीसीएनएफ को, यानी बॉयस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म में। मोस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है बेस्ट रिजल्ट इन 3NF। 3NF में सबसे मोस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है इसका। नॉर्मल फॉर्म एवोल्यूशन में 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF, 6NF आता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट लॉजिक बॉम्ब के बारे में हमने बात की, रूट किट के बारे में बात की। मालवेयर को रूट किट बोलते हैं, लॉजिक बॉम्ब कोड का पीस होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद दोस्तों इसके यदि की इन रिलेशन डेरिवेटिव्स की बात करें, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, क्लस्टर की। अभी मैंने आपको बताया था कि सुपर की क्या होता है? एक फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है जो कि यूनिटली रो को आइडेंटिफाई करेगा। कैंडिडेट की मिनिमल सुपर की, प्राइमरी की यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ रिकॉर्ड इन द टेबल, फॉरेन की प्राइमरी की इन अदर टेबल, और क्लस्टर की क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट प्राइमरी की इज अ क्लस्टर एक्शन। अब देखिए एक पॉइंट बताया जा रहा है, एफ एन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, जिसको बोलते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो एट्रीब्यूट जो कि कुछ एटॉमिक वैल्यू होल्ड कर सकता है, जैसे कि साइन वैल्यू फॉर EMP प्रोफाइल। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म 2NF बोलते हैं इसको। तो ये 2NF टेबल जो है 1NF में होगा। नो नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट डिपेंड ऑन प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी कैंडिडेट की। थर्ड नॉर्मल फॉर्म 3NF होता है, टेबल जो है 2NF में होगा। ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंस ऑफ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ऑन एनी सुपर की शुड बी रिमूव्ड। पहला सवाल है लॉजिक बॉम्ब क्या होता है? रूट किट नहीं, रूट किट नहीं होता, रूट किट तो डिफरेंस है। आई थिंक वी हैव टॉक अबाउट रूट किट जस्ट नाउ। ठीक है, तो रूट किट क्या पूछा जा रहा है आपसे, लॉजिक बॉम्ब क्या होता है? अ पीस ऑफ कोड ट्रिगर बाय सर्टेन इवेंट। यस, ये सही है। मान लीजिए कुछ ऐसा इवेंट हुआ जिस कारण से कुछ कोड का पीस ट्रिगर हो गया, इसको हम लोग लॉजिक बॉम्ब बोलते हैं। विच की यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इन टेबल। आपको यदि टेबल में रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करना है तो कौन सा की करेगा? तो आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की। देखिए यहाँ साफ लिखा है प्राइमरी की यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ रिकॉर्ड इन टेबल। याद रखिएगा, प्राइमरी की का फंक्शन होता है कि आपको यदि रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करना है किसी टेबल में तो प्राइमरी की को यूज कर लीजिए। फिर कह रहा है कि फॉर अ टेबल टू बी इन एस 2NF फॉर्म विच कंडीशन मस्ट बी मेट। तो कोई टेबल यदि 2NF फॉर्म में होगा तो कौन सा कंडीशन में मेट होना चाहिए? नॉन कस्टमर रिफ्यूजेंस, नो नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी कैंडिडेट की, 2NF के अंदर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि टेबल इज इन, टेबल तो 1NF होता है और कोई प्राइमरी एट्रीब्यूट डिपेंडेंट नहीं होता है किसी कैंडिडेट की के सबसेट में। पेज नंबर 114 में आ जाइए और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, जिसको फास्टैग बोलते हैं। पेज नंबर 114 में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन में RFID टूल को यूज़ किया होता है, रैपिड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली टोल पेमेंट के लिए RFID टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। ये व्हीकल के विंड स्क्रीन पे एफिक्स होता है। ये क्या करता है कि टोल पेमेंट किसी लिंक्ड अकाउंट से इनेबल करता है। वर्जन 2.0 भी यूज़ कर सकते हैं फिल बाई करने के लिए। IDFC फर्स्ट बैंक पहला बैंक है जिसको RBI का अप्रूवल मिला है इस पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी के लिए। उसके बाद दोस्तों मिनिस्ट्री है ये, MORTH ने डिक्लेयर किया ऑल टोल प्लाजा और नेशनल हाईवे टू हैव
मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट होगा, डेडिकेटेड फास्टैग लेन फ्रॉम दिसंबर 1। एक होता है गैंट चार्ट। गैंट चार्ट क्या होता है, देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट होता है गैंट चार्ट। लेट्स डिस्कस दिस गैंट चार्ट। तो गैंट चार्ट में क्या होता है कि बेसिक प्लानिंग टूल होता है जिसको हम बार चार्ट को के माध्यम से बनाते हैं। एक उसमें हॉरिजॉन्टल बार होता है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल बार है ये क्या बताता है कि हमारा ड्यूरेशन कितना है, ड्यूरेशन ऑफ टास्क बताता है। और एक उसका लेफ्ट एंड में क्या होता है, व्हाट लेफ्ट एंड में क्या होता है इसका, तो इसके लेफ्ट एंड में आपका इन टास्क स्टार्ट होगा और राइट एंड में टास्क फिनिश होगा। पहला टास्क को हम लोग अपर लेफ्ट में शो करते हैं और लेटर टास्क को लोअर राइट में शो करेंगे। तो इसके पहला जो टास्क होगा उसको अपर राइट में शो करते हैं, अपर लेफ्ट में शो करते हैं, और इसके नीचे जो टास्क होगा उसको लोअर राइट में शो करेंगे। तो यदि आपको गैंट चार्ट क्रिएट करना है ना, तो पहले आइडेंटिटी एक्टिविटी और टास्क को आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद टास्क को डिटरमाइन कीजिए और कंप्लीशन टाइम को देखिए। फिर देखिए कि एग्री ऑन आप टाइम, देखिए प्रत्येक एक्टिविटीज़ के लिए जो एस्टिमेटेड टाइम है उस पर एग्री कीजिए, एक्टिविटीज़ को प्लॉट कीजिए, रिव्यू कीजिए और प्रोग्रेस को पीरियडिकली रिकॉर्ड कीजिए। पहला सवाल, व्हाट टेक्नोलॉजी डज फास्टैग यूज फॉर टोल पेमेंट, तो RFID टेक्नोलॉजी होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर कहा जा रहा है कि कौन सा बैंक पहला बैंक हुआ जिसको RBI का अप्रूवल मिला था फास्टैग वर्जन 2.0 के लिए, तो IDFC फर्स्ट बैंक था। फिर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि मेन पर्पस क्या होता है गैंट चार्ट का, टू शो प्रोजेक्ट कॉस्ट, टू शो प्रोजेक्ट एक्टिविटी एंड द ड्यूरेशन। यस, ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। पेज नंबर 294 में आइए और यहाँ पे ब्लॉकचेन के ओवरव्यू की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द ओवरव्यू ऑफ ब्लॉकचेन। अब देखिए ये तो ब्लॉकचेन की बात हो गई। ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, देखिए ब्लॉकचेन से भी सवाल पूछा जाता है बराबर। तो अभी तक हमने फास्टैग की बात की, RFID की बात की इन द प्रीवियस स्लाइड। ब्लॉकचेन बेसिकली डिजिटल लेजर होता है ट्रांजेक्शन का, यानी किसी भी ट्रांजेक्शन का डिजिटल लेजर को ब्लॉकचेन बोलते हैं। इसको हम लोग इंटायर नेटवर्क पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ये इम्यूटेबल डेटाबेस है जो कि इंक्रिप्टेड ब्लॉक ऑफ डेटा को स्टोर करता है। अब देखिए नाम ब्लॉकचेन रखा गया है, तो चेन आपस में ब्लॉक इस तरह होंगे ताकि क्रोनोलॉजिकल सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ बन जाए, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ब्लॉकचेन। अब देखिए कैसे ये काम करता है, तो ब्लॉक को क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है। प्रत्येक ब्लॉक के अंदर प्रीवियस ब्लॉक का हैश, टाइम स्टैम्प और ट्रांजैक्शन डेटा होता है, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि ब्लॉक कनेक्टेड यूजिंग क्रिप्टोग्राफी और ईच ब्लॉक इंक्लूड प्रीवियस ब्लॉक हैश, टाइम स्टैम्प एंड ट्रांजैक्शन डेटा। ये पूछा जाएगा कि प्रत्येक ब्लॉक के अंदर पिछले ब्लॉक का क्या क्या होता है, तो याद रखिए 3 चीज होता है। व्हाट आर दो 3 थिंग, द फर्स्ट थिंग इज हैश, दूसरा है टाइम स्टैम्प, तीसरा क्या है ट्रांजैक्शन डेटा। ब्लॉक एक चेन फॉर्म करेंगे, ठीक है, और जो कि टेम्परिंग से रेजिस्टेंट होंगे। ट्रांजैक्शन को हम लोग लॉक करेंगे एज डेटा ब्लॉक, ब्लॉक को लिंक किया जाता है ताकि डेटा चेन फॉर्म कर सके। इससे टेम्पर एविडेंट ट्रस्ट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन बनता है। तो ये इस तरह से ब्लॉकचेन काम करता है। फिर हम टाइप्स की बात करें तो एक होता है पब्लिक ब्लॉकचेन, यानी कोई भी लोग इसमें ज्वाइन कर सकता है, जैसे कि बिटकॉइन है, लेकिन डिसएडवांटेज है कि हाई कंप्यूटेशनल पावर रिक्वायरमेंट होगी, प्राइवेसी कम होगा। फिर एक होता है प्राइवेट ब्लॉकचेन जो कि परमिशन होता है, कंट्रोल होता है सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एक होता है कंसोर्टियम ब्लॉकचेन, यानी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गवर्न किया जाता है। एक होता है हाइब्रिड ब्लॉकचेन, यानी इसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट ब्लॉकचेन का एलिमेंट्स होता है, दोनों का एलिमेंट्स होता है, पब्लिक का भी और प्राइवेट का भी। सो दैट्स द पॉइंट। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। व्हाट मेक्स द ब्लॉकचेन टेम्पर एविडेंट, यूज ऑफ फायरवॉल, क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग एंड ब्लॉकचेनिंग, सेंट्रलाइज कंट्रोलिंग, हाई कंप्यूटेशन पावर। ऑप्शन बी नंबर सही है। चलिए आगे बात करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है कि विच टाइप ऑफ ब्लॉकचेन इज ओपन फॉर एनीवन टू ज्वाइन एंड पार्टिसिपेट इन, तो कौन सा ब्लॉकचेन का टाइप है जिसमें कोई भी लोग ज्वाइन कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। दैट्स कॉल्ड पब्लिक ब्लॉकचेन, नाम ही रखा गया है पब्लिक ब्लॉकचेन इसीलिए। फिर कहा जा रहा है कि प्राइमरी डिसएडवांटेज क्या होता है पब्लिक ब्लॉकचेन का एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए, तो पब्लिक ब्लॉकचेन का प्राइमरी डिसएडवांटेज आपसे करा हाई ट्रांजेक्शनल प्राइवेसी, लो कंप्यूटेशनल पावर रिक्वायर्ड, नीड फॉर लार्ज कंप्यूटेशनल पावर एंड लो प्राइवेसी। यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। पेज नंबर 375 में हम लोग आईएसओ के बारे में बात करते हैं। आईएसओ 22301 22301, तो इसके अंदर आता है BCMS। BCMS क्या होता है, बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर अप टू डेट सिक्योरिटी और रेजिलियंस सर्टिफिकेट आता है। ये बेस्ट प्रैक्टिस BCMS के लिए रिक्वायरमेंट को सेट करता है। इफ यू टॉक अबाउट आईएसओ 22301 के बारे में यदि हम बात करें, इसका बेनिफिट है कि प्रोजेक्ट एक्सेस, टर्नओवर और प्रॉफिट, ठीक है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद ये बिजनेस कंटिन्यूटी को नाम ही में रखा गया ना, BC का मतलब ही होता है बिजनेस कंटिन्यूटी को इंश्योर करना, कॉर्पोरेट रेपुटेशन को इनहांस करेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करेगा, आपके लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को मीट करेगा, थर्ड पार्टी वैल्यूएशन प्रोवाइड करेगा सिक्योरिटी पोस्चर का। फिर एक आता है आईएसओ 27001 27001 एंड 27002। तो ये जो 27001 है ये कॉम्प्लाइंस रिक्वायरमेंट सेट करता है सर्टिफिकेशन के लिए, और 27002 वही गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है ताकि हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को बेस्ट प्रैक्टिस को स्टैब्लिश कर सकें। तो देखिए आईएसओ का नंबर याद रखिए, पहले मैंने आपको 27701 बताया था,
301, ठीक है। तो इसके अंदर बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम आता है, BCMS आता है, और इसके अंदर मैंने आपको ISO 22301 का बेनिफिट भी समझाया था। उसके बाद मैंने ISO 27001, 27002 बता रहा हूँ। 27001 के अंदर कॉम्प्लाइंस रिक्वायरमेंट सेट होता है सर्टिफिकेशन के लिए, और 27002 के अंदर गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि हम इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट कर सकें। अब एक होता है हमारा BCBS, बैसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो ये रिपोर्ट करता है रिस्क मैनेजमेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। पूछा जाएगा कि रिस्क मैनेजमेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कौन रिपोर्ट करता है, तो BCBS रिपोर्ट करता है। इसके अंदर जरूरी हो गया है कि हमारा इफेक्टिव इंसिडेंट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म हो। इसका एम होता है कि हम ऑपरेशनल, लीगल और रेपुटेशनल रिस्क को अटैक से बचा सकें। पहला सवाल, ISO 22301 का प्लान पर्पस क्या है? टू सेट गाइडलाइन फॉर डेटा प्राइवेसी, टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ISO स्टैंडर्ड प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर इंप्लीमेंटिंग इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस। तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का यदि बेस्ट प्रैक्टिस आपको इंप्लीमेंट करना है तो कौन सा ISO आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा? तो ISO 22301, ए नंबर। अकॉर्डिंग टू द बैसल कमिटी, व्हाट इज द क्रिटिकल टू मिनिमाइज रिस्क अराइजिंग फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल अटैक। तो जो भी हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल अटैक है, इससे हमको बचना है तो क्या जरूरी है? तो इफेक्टिव इंसिडेंट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म जरूरी है। चलिए अब हम लोग अगले PDF में आते हैं। इस PDF को स्विच करते हैं, जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट। दिस इज आवर सेकंड PDF, राइट। Okay, so let me switch the PDF. Yes, correct. So now let's come to this particular PDF, or that is part 2. Yes. So now let's talk about the embedded payment. Embedded payment क्या होता है ये डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस दिस इमीडिएट पेमेंट। इमीडिएट पेमेंट क्या होता है? ये डिजिटल पेमेंट ऑप्शन विद इन नॉन पेमेंट ऐप। तो जो भी डिजिटल पेमेंट ऑप्शन होता है नॉन पेमेंट ऐप के अंदर, उसको हम लोग इमीडिएट पेमेंट बोलते हैं। इसके थ्रू हम लोग नॉन फाइनेंस, फिनटेक, मर्चेंट को अलाउ करता है कि वो पेमेंट एक्सेप्ट करे, और ये हमारे यूजर एक्सपीरियंस को इनहांस करता है कि पेमेंट को इम्बेड करके चेकआउट जर्नी में। इससे क्या होता है? कस्टमर का डेटा आप यूटिलाइज कर सकते हैं पर्सनलाइज ऑप्शन के लिए। सो यू कैन यूटिलाइज द कस्टमर डेटा फॉर पर्सनलाइज ऑप्शन द टाइम ऑफ परचेज। आपका जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है मर्चेंट और प्लेटफॉर्म लेवल पे फ्रिक्शनलेस परचेज जर्नी के लिए, सिंपल सी बात है, डिजिटल पेमेंट ऑप्शन विद नॉन इंटरेस्ट पेमेंट है। तो इससे आपका पेमेंट प्रोसेसिंग कॉस्ट कम होगा। इनेबल कर सकते हैं पेबल पेमेंट फ्रॉम अ सिंगल लोकेशन, इसके लिए आपको कैश या कार्ड स्वाइप की जरूरत को हटा दिया जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगा। फिर इसका एग्जांपल है जोमेटो, स्विगी, पेरोल, राइट। ये सब एग्जांपल्स है और पेरोल ऑटोमेशन सर्विस है। दिस आर द एग्जांपल। यूजर पेमेंट कर सकते हैं बिना ऐप को स्विच किए हुए, ठीक है। तो ये पहले मैं आपको बताया एम्बेडेड सर्विसेज के बारे में, एम्बेडेड पेमेंट के बारे में। तो बेसिकली ये डिजिटल पेमेंट ऑप्शन होता है जिसमें नॉन पेमेंट ऐप होता है। नॉन पेमेंट ऐप के अंदर जो डिजिटल पेमेंट ऑप्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्बेडेड पेमेंट। ये अलाउ करता है नॉन फाइनेंस या फिनटेक मर्चेंट को कि वो पेमेंट को एक्सेप्ट करे। और फिर दोस्तों ये पेमेंट प्रोसेसिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करेगा, सिंगल लोकेशन से पेमेंट को इनेबल करेगा, जिससे हम लोग कैश कैरी करना या कार्ड को स्वाइप करना डिफिकल्ट होगा। तो ये सभी चीज़ इसके एडवांटेजेस हैं एम्बेडेड पेमेंट के। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एम्बेडेड पेमेंट? पेमेंट मेड थ्रू ट्रेडिशनल बैंक ट्रांसफर, गलत। द डिजिटल पेमेंट ऑप्शन एम्बेडेड विद द नॉन पेमेंट ऐप, बिल्कुल सही बात है। पेमेंट मेड यूजिंग फिजिकल कैश, गलत। पेमेंट दैट रिक्वायर यूजर टू स्विच बिटवीन मल्टीपल ऐप, ये भी गलत है। व्हाट इज द की बेनिफिट ऑफ एम्बेडेड पेमेंट फॉर मर्चेंट? मर्चेंट के लिए की बेनिफिट क्या है? देयर इज अ इंक्रीज नीड फॉर फिजिकल कैश transaction, high payment processing cost, enhanced user experience and personalized purchase option. I think option number C is the correct answer. पेज नंबर 26 में आ जाइए और यहाँ पे आप देखिए कुछ बैच प्रोसेसिंग लिखा है। OLTP के बारे में बताया जा रहा है। OLTP क्या होता है? ऑनलाइन प्रोसेसिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग क्या होता है कि ये लार्जर डेटा वॉल्यूम के लिए इकोनॉमिकल है, लेकिन स्मॉल डेटा वॉल्यूम के लिए बैच प्रोसेसिंग यूजफुल नहीं है। फिर एक आता है ऑनलाइन प्रोसेसिंग। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या होता है? इसको डेवलप किया जाता है ताकि हम बैच प्रोसेसिंग के लिमिटेशन को ओवरकम कर सकें। ओवरकम क्या था कि हमारा स्मॉल डेटा वॉल्यूम और टाइमलीनेस, दो चीज़ इसका डिसएडवांटेज था। किसका? तो हमारा बैच प्रोसेसिंग का। इसी को सही करने के लिए हमारा आया ऑनलाइन प्रोसेसिंग। OLTP सिस्टम में क्या होता है कि आप मास्टर फाइल का इमीडिएट अपडेट करते हैं मास्टर फाइल को, जैसे कि रेलवे रिजर्वेशन, सबसे बेस्ट एग्जांपल है OLTP का। ट्रांजैक्शन डेटा डायरेक्टली फेड किया जाता है सेकेंडरी स्टोरेज में अंडर CPU कंट्रोल। तो ट्रांजैक्शन डेटा डायरेक्टली फेड इनटू द सेकेंडरी स्टोरेज अंडर CPU कंट्रोल। और फिर कहा जाता है ट्रांजैक्शन कोड होता है, यानी प्रत्येक आइटम का अपना ट्रांजैक्शन कोड होता है जिसको वैलिडेट करते हैं स्टोरेज से पहले। फिर एक आता है हमारा इमीडिएट प्रोसेसिंग, यानी कि जो वैलिडेटेड डेटा होता है वो हमारे मास्टर रिकॉर्ड को इमीडिएटली अपडेट कर देगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात करें तो यूनिक फीचर की रिक्वायरमेंट होती है, एडुकेट प्राइमरी स्टोरेज कैपेसिटी होता है, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी का यहाँ प्रोविजन है। रिकॉर्ड लॉकिंग की बात करें तो जो हमारा साइमल्टेनियस अपडेट होता है सेम रिकॉर्ड में, उसको ये रोकता है। चेक पॉइंटिंग की बात करें तो मास्टर फाइल को ट्रैक करना अपडेट से पहले और अपडेट के बाद में। रोल बैक एंड रोल फॉरवर्ड, यानी मास्टर को रिस्टोर करेंगे ओरिजिनल और रीअप्लाई करेंगे अपडेट को। लॉगिंग का मतलब कि ट्रैक करना कि कहाँ पे ट्रांजैक्शन अप्लाई किया जा रहा है। तो ये सभी हमारे की बेनिफिट्स होते हैं, राइट।
तो OLTP का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको IRCTC का एग्जांपल बताया। की पॉइंट याद रखना है। पहला सवाल है व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन प्रोसेसिंग और बैच प्रोसेसिंग। तो बैच प्रोसेसिंग और ऑनलाइन प्रोसेसिंग में क्या प्राइमरी एडवांटेज है हमारे ऑनलाइन प्रोसेसिंग का, ये बताना है आपको। तो मोर इकोनॉमिकल फॉर लार्ज डेटा वॉल्यूम इमीडिएट। देखिए सबसे पहले ये जो हमारा बैच प्रोसेसिंग था ना, उसका सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि स्मॉल डेटा वॉल्यूम के लिए सूटेबल नहीं था और टाइम लिमिटेड था। तो सबसे पहले देखिए मोर इकोनॉमिक फॉर लार्ज डेटा वॉल्यूम गलत। इमीडिएट अपडेट ऑफ मास्टर फाइल, हाँ ये सबसे बड़ा था कि मास्टर फाइल तुरंत अपडेट हो जाता है। ये लिखा है इमीडिएट प्रोसेसिंग, यानी जो डेटा जो है वैलिडेटेड डेटा जो है मास्टर रिकॉर्ड को तुरंत अपडेट कर देता है। ये इमीडिएट प्रोसेसिंग जो सबसे की बेनिफिट है हमारा OLTP सिस्टम का, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। कौन सा फीचर होता है ऑनलाइन प्रोसेसिंग में जो कि हमारी साइमल्टेनियस अपडेट को प्रिवेंट करता है सेम रिकॉर्ड में। तो साइमल्टेनियस अपडेट को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा है, तो रिकॉर्ड लॉकिंग, रिकॉर्ड को लॉक कर देना। ठीक है, ये सबसे बड़ा फीचर है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग में कौन क्या पर्पज होता है, चेक पॉइंटिंग का और लॉगिंग का। बताइए ये जो पॉइंट लिखा गया है चेक पॉइंटिंग, तो ये ट्रैक करता है मास्टर फाइल को अपडेट से पहले और अपडेट के बाद में। और लॉगिंग में क्या होता है, ट्रैक करता है कौन सा ट्रांजेक्शन अप्लाई किया गया, राइट। तो ऑप्शन करें टू प्रिवेंट वैलिडेशन एरर, टू इनहांस ट्रांजेक्शन एरर, टू ट्रैक एंड मैनेज ट्रांजेक्शन अपडेट। ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पेज नंबर 100 में आइए और यहाँ पे SDLC पढ़ के जाइए। SDLC होता है हमारा सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसके स्टेजेस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो पहला स्टेज होता है प्लानिंग एंड एनालिसिस, दूसरा होता है डिजाइन एंड डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड एनालिसिस, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, राइट। प्लानिंग कीजिए, एनालाइज कीजिए, डिज़ाइन कीजिए, डेवलप कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए। उसके बाद आता है हमारा टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो प्लानिंग एंड एनालिसिस में क्या होता है, पहले आप प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, आपको ऑब्जेक्टिव सेट करना है, हाई लेवल प्रोजेक्ट प्लान क्रिएट करना है, फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करना है, प्रोजेक्ट टीम को ऑर्गेनाइज करना है, बिजनेस रिक्वायरमेंट को गैदर करना है, सिस्टम परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को डिफाइन करना है और प्रोसेस डायग्राम को क्रिएट करना है। ये तो हो गया प्लानिंग और एनालिसिस का पार्ट। प्रॉब्लम डिफिनेशन, सिस्टम ऑब्जेक्टिव सेट करना, हाई लेवल प्रोजेक्ट प्लान को क्रिएट करना एक्सेट्रा। यदि हम बात करें सेकंड स्टेप की, जो कि हमारा डिजाइन एंड डेवलपमेंट है, यहाँ पे सिस्टम एलिमेंट को डिजाइन कीजिए, जैसे प्रोटोटाइपिंग मेथड को यूज कीजिए, केस टूल को यूज कीजिए, डेवलपमेंट टूल को यूज कीजिए, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को सेलेक्ट कीजिए। ऑल दिस कम्स अंडर आवर डिजाइनिंग। तीसरा आता है हमारा इंप्लीमेंटेशन, यानी कि हार्डवेयर एक्वायर करना, प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर एक्वायर करना, डेवलप करना और डिस्ट्रीब्यूट करना डॉक्यूमेंटेशन को, और फिर डॉक्यूमेंटेशन और फिर ट्रेन पर्सनल। फिर एक आता है सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन फैक्टर, कंपैटिबिलिटी, फंक्शनैलिटी, स्पीड, एरर हैंडलिंग, ईज ऑफ यूज एंड लर्निंग। बात करें हम लोग ट्रैकिंग और एक्सेप्टेंस की, तो रिपोर्ट ट्रैक करेगा, फिक्स करेगा और रिसेट करेगा डिफेक्ट को। इससे क्या होता है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड हम अचीव कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा दिक्कत था कि यहाँ पे ये एक्यूरेसी का लैग था, ठीक है, इसको सही कर पाएंगे। और फिर दोस्तों पहला सवाल है कि विच स्टेज ऑफ द SDLC इन्वॉल्व डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड सेटिंग सिस्टम ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको पाँच स्टेज बताए थे, राइट। तो आप देख सकते हैं प्लानिंग एंड एनालिसिस, तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेज ऐसा होता है यहाँ पे हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। तो देखिए प्लानिंग में क्या होता है कि सिस्टम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और फिर उसके बाद ये सबसे पहले तो ये प्लानिंग ही होना चाहिए, प्लानिंग एनालिसिस। कौन सा SDLC का स्टेज होता है जहाँ पे सिस्टम एलिमेंट जैसे कि स्क्रीन और रिपोर्ट को डिज़ाइन किया जाता है। तो स्क्रीन और रिपोर्ट को कहाँ डिज़ाइन किया जाता है, तो देखिए यहाँ पे नाम ही रखा है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। देखिए यहाँ सेक्शन लिखा गया डिज़ाइन डेवलपमेंट। तो ये क्या होता है, स्क्रीन और रिपोर्ट को डिज़ाइन करता है, राइट। फिर अगला सवाल है इनमें से कौन सा डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी होता है जो कि मेंशन किया जा रहा है ऑपरेशनल और मेंटेनेंस स्टेज ऑफ द SDLC। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया ना बहुत सारा स्टेज होता है। पहले हमारा बेसिक स्टेज होता है जिसको हम लोग प्लानिंग बोलते हैं, फिर डिज़ाइन बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं, फिर टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस आता है। तो टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस के लिए कौन सा ये होता है, तो ये स्क्रीन रिपोर्ट तो समझ में आएगा, डिज़ाइन डेवलपमेंट में आएगा। कौन सा डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी होता है जो कि ऑपरेशनल और मेंटेनेंस स्टेज के लिए होता है, तो वो हमारा पैरेलल डिप्लॉयमेंट होता है। पेज नंबर 148 पे आइए और यहाँ पे जो डेटा वेयर हाउस का आर्किटेक्चर इसको पढ़िए। तो देखिए दोस्तों इसमें जनरल स्ट्रक्चर में इंटरप्राइज लेवल, डिपार्टमेंट लेवल होता है। इंटरप्राइज लेवल में डेटा वेयर हाउस होता है, डिपार्टमेंट लेवल में डेटा मार्ट होता है। पिछली बार दोनों पे सवाल पूछ दिया था कि डेटा वेयर हाउस भी देख लो और डेटा मार्ट भी देख लो, ठीक है। तो डेटा वेयर हाउस याद रखिएगा इंटरप्राइज लेवल पे होगा, ठीक है। और डेटा मार्ट, डेटा डिपार्टमेंट लेवल पे जो होता है वो हमारा डेटा मार्ट होता है, ठीक है। तो इसको आप कैसे भी याद कर लीजिए। देखिए एम मार्ट हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे मेंट हो गया, ऐसे से रिलेट कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट लेवल पे हमारा डेटा मार्ट होगा और इंटरप्राइज लेवल पे हमारा डेटा वेयर हाउस होगा। ये हमारे डेटा सोर्स के नंबर से वेरी करता है और इसके अंदर ODS भी आता है, यानी ऑपरेशनल डेटा स्टोर भी आता है। यदि हम बात करें डेटा वेयर हाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो पहला सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, इसका फोकस होगा इंटरप्राइज के सब्जेक्ट पे। इट फोकस इज ऑन इंटरप्राइज सब्जेक्ट, हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। दूसरा इसका फायदा इंटीग्रेटेड होना, यानी कि जो इनकन्सिस्टेंसी है उसको एलिमिनेट करता है। टाइम वेरिएंट होना, यानी कि वो क्या करता है, हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर करता है, सपोर्ट करता है डेटा माइनिंग को और फोरकास्टिंग को। नॉन वोलेटाइल, और फिर लास्ट में आता है डेटा ग्रेन्युलरिटी।
तो ये सभी की पॉइंट्स हैं हमारे डेटा वेयर हाउस और डेटा माइनिंग के। यदि ये पूछे आप डेटा वेयर हाउसिंग में क्या अंतर है, तो आप जवाब देंगे कि इंटरप्राइज लेवल पे डेटा वेयर हाउसिंग होता है, डिपार्टमेंट लेवल पे डेटा मार्ट होता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है डेटा वेयर हाउस, इंटीग्रेटेड होता है, टाइम वेरिएंट होता है। उसके बाद ये हमारा नॉन वोलेटाइल है, डेटा को हम पढ़ सकते हैं, उसको अपग्रेड या डिलीट नहीं कर सकते। और डेटा ग्रैनुलरिटी यानी कि लेवल ऑफ डिटेल इन ऑल डेटा। What characteristics of data warehouse ensure if the ensure it stores historical data for data mining and forecasting? कौन सा स्टेज है डेटा वेयर हाउस का जो इंश्योर करता है कि ये हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर करे डेटा माइनिंग और फोरकास्टिंग के लिए? इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट, नॉन वोलेटाइल या सब्जेक्ट ओरिएंटेड? टाइम वेरिएंट हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर करेगा। अगला सवाल है नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है डेटा वेयर हाउस के कॉन्टेक्स्ट में? तो डेटा इज कॉमनली अपडेटेड, डेटा कैन नॉट बी अपडेटेड, क्रिएटेड और डिलीटेड, डेटा इज हाईली डिलीटेड, डेटा फोकस ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो डेटा जो है अपडेट नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। पेज नंबर 32 में क्लाउड सर्विस की बताया जा रहा है। इसमें अंदर कौन कौन से सर्विस क्लासिफिकेशन होते हैं? तो 3 तरह के होते हैं। एक होता है IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, एक होता है PaaS प्लेटफॉर्म एज सर्विस, एक होता है SaaS सॉफ्टवेयर एज सर्विस। IaaS में क्या होता है कि हार्डवेयर रिलेटेड सर्विस होता है, जैसे कि स्टोरेज हो गया, वर्चुअल सर्वर हो गया। इसका मेजर प्लेयर है अमेजॉन AWS, अमेजॉन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, VMware, Fujitsu, गूगल, सिस्को, Oracle। तो इसको हार्डवेयर रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करता है। फिर एक होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, यानी हम डेवलपमेंट करें प्लेटफॉर्म क्लाउड पे, जैसे कि अमेजॉन वेब सिस्टम हो गया, सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म हो गया, IBM क्लाउड फाउंड्री, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड फंक्शन। फिर एक होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी कि कंप्लीट कीजिए सॉफ्टवेयर ऑफरिंग को क्लाउड पे, जैसे कि CRM, गूगल, जीमेल, डॉक, फिर माइक्रोसॉफ्ट, हॉटमेल और आउटलुक एक्सेट्रा। तो देखिए कुछ सवाल कर लेते हैं हम लोगों ने अभी यहाँ पे 3 मेजर पार्ट्स के डिसीजन की, IaaS, PaaS और SaaS। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर प्लेयर इन द IaaS मार्केट? IaaS मार्केट में मेजर प्लेयर कौन है? सेल्स प्लेटफॉर्म, IBM क्लाउड फाउंडेशन, Oracle है। इनमें से कौन सा क्लाउड सर्विस के अंदर हमारा कंप्लीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑन द क्लाउड, तो उसको बोलते हैं SaaS। नाम से ही क्लियर है। पेज नंबर 103 में आइए और केस टूल और SDLC को पढ़िए। केस टूल क्या होता है? केस टूल हमारे पास सॉफ्टवेयर टूल होता है, जिसके थ्रू हम एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये CAD टूल यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग टूल के द्वारा इंस्पायर्ड है। ये हमारे SDLC की एक्टिविटीज़ को ऑटोमेट करता है। प्रोजेक्ट मैनेजर, एनालिस्ट और इंजीनियर इसको यूज करते हैं। इसका टाइप है एनालिस्ट टूल, डिजाइन टूल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, डाटाबेस मैनेजमेंट टूल, डॉक्यूमेंटेशन टूल। ये सभी ऐसे SDLC केस टूल के टाइप हैं: एनालिसिस, डिजाइन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट एंड डॉक्यूमेंट्री टूल। तो दोस्तों ये हमारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट और को एक्सेलरेट करेगा। So these are the components of our case tool: सेंट्रल रिपोजिटरी, अपर केस टूल, लोअर केस टूल एक्सेट्रा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। बाकी जो हमारा सर्विस लेवल एग्रीमेंट है, इसको हम लोग अगले वीडियो में पार्ट 3 वीडियो में जारी रखेंगे अपने डिस्कशन को। यदि वीडियो पसंद आए एक लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आपको PDF की रिक्वायरमेंट है हमारी कैप्सूल कोर्स की, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर जो स्क्रीन पर दिया गया है। धन्यवाद।